हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट टाइम पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर चुके थे और जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि 2 क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा, चाहे जितने भी वेराइटीज़ हो, जितने भी एडवांस लेवल के मैथ्स हो। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम लोग टोटल 5 टाइप कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला टाइप क्या रहेगा। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये टॉपिक को पढ़ेंगे उनके अनुसार ये टॉपिक डिस्कस रहेगा। सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है। एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं 2D और एक को बोलते हैं 3D। 2D और 3D। यहाँ D मतलब क्या है, डायमेंशन, है ना। तो जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोला 3 और -4। आपको अगर याद होगा तो स्कूल टाइम पे आप इस तरह से ग्राफ बनाते थे और आपको पता है कि इधर में प्लस प्लस होता है, यानी x कोऑर्डिनेट भी प्लस। हमेशा याद रखना, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। इधर में जाइएगा तो x माइनस होता है y प्लस, इधर में जाइएगा तो दोनों हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पर वापस आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। मतलब x का प्लस हो जाएगा, y का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग जनरली, जहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं उसको हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं। यही जब x y z कोऑर्डिनेट आ जाएगा और वहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन कहेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ 3 और -4 है। तो यहाँ पर ये पहला हमेशा याद रखिएगा, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और इसी के सहारे हम लोग अभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब रह गई बात कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई ग्राफ नहीं बना रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पर एक बिंदु है और इसका नाम A है, इसका कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है, हिंदी में इसलिए निर्देशांक बोलते हैं, x1 y1, और यहाँ पे जो बिंदु है B वो है x2 y2। अब मेरे को A से लेके B तक की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो A से लेके दूरी तक का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो बच्चे इंटर साइंस पढ़े होंगे या 10th क्लास का रिसेंट पढ़ के आए होंगे तो उनको ये सब पता होगा। बहुत सारे किताबों में ये x2 माइनस x1 लिखा रहता है, y2 माइनस y1। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखो या 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। अगर स्क्वायर नहीं लगा रहता तब माइनस प्लस का टेंशन आता, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। तो जो टाइप 1 आप देख रहे हैं वो इस वाले फॉर्मूला से पूरा बनने वाला है। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे रहा सबसे पहला सवाल, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें। मतलब आप समझ रहे हो कि जो पहला वाला पॉइंट होगा उसमें x1 y1 है ना, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो x2 y2 है। तो ये आ गया हमारा रूट। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए एक बार हम और फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया रूट ओवर x1 की जगह आप देख रहे हो a साइन अल्फा है, माइनस x2 की जगह आप देख रहे हो 0 है। यानी आप सिंपल सा दिमाग अगली बार लगाना कि दोनों का x का घटा के स्क्वायर करेंगे, दोनों का y का घटा के स्क्वायर करेंगे और रूट निकाल देंगे। y1 कितना है, a cos अल्फा, और y2 कितना, ये देखिए 0। तो बेहद ही आसान है, बस इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो किसी चीज में 0 घटाओ तो वही आता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों में देखिए अल्फा अल्फा है। तो अगर लोग जानते क्या, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। यानी कितना आ गया, रूट ओवर a स्क्वायर का रूट कितना, a। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, a नंबर। आसान था ना एकदम, कोई समस्या नहीं था।
क्लियर है भाई? ठीक है, इसके बाद हम लोग चले आते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगला नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। इसको एक उपाय और है जो आप देखिएगा कहीं पे भी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर मेरे को और एक आपको रैंडमली एक इम्प्रेसिव मेथड बताना हो तो आप अल्फा का वैल्यू 90 मान लेना, उससे भी आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि डबल आंसर मैच हो, लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर वेरिएबल में आएगा, तो वेरिएबल एक ही है जो कि आपका ए है। ट्राई करके देखिएगा। चलिए, एक सवाल और बेहतरीन मिला हुआ है। तो इस बार हम फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट आपको मैथ बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो देखो, हो गया ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, ये a cos थीटा है और बीच में माइनस करना पड़ता है और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब एक उपाय आपके पास है कि आप इसमें a कॉमन लीजिए, फिर अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए। और अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हो तो देखिए, एक फॉर्मूला आपके लिए बताते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं याद है तो फिर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेना, इतना टेंशन नहीं है। और याद है तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। और इसका फॉर्मूला हो जाता है 4xy। तो आप मुझे बताइए, ये वाला जो मिक्स हो रहा है, ये जो मैच हो रहा है, ये ऑब्वियसली इससे मैच कर रहा, तो चलिए इसी को लगा लेते हैं। तो ये रहा हमारा रूट, यहाँ पे 2 आएगा और अपने को पता है ये होता है x का स्क्वायर y, तो यहाँ पे x क्या है, ये है, तो आप इसी को लिख लो, a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट हम लगाते हैं, प्लस y कौन है, ये है, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर से मैच कर रहा था, a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो, तो ऐसे तो आंसर आपको दिख रहा है यार कि कौन सा होगा। मेरे को आंसर दिख गया ये, क्योंकि रूट 2 है और एक ही में देखो यहाँ पे 2 का रूट आ रहा। फिर भी बनाते हैं, इसका स्क्वायर मुझे बताइए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 2, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, फिर से 1 हो गया, 2 का रूट नहीं निकलेगा, रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए। तो आप देख रहे हो कि जो आंसर आपको बताया गया वही है। तो मेरे हिसाब से ये भी आसान था, कोई समस्या नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अपना वो मेथड ट्राई करते हैं जो मेरा अपना आजमाया गया है, कि अगर मैंने थीटा का जगह 90 रख दिया, तो अगर आपको त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत आता है तो देखते हैं करके क्या आंसर आता है। साइन थीटा का मान दोस्तों 1 होता है, तो a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। कॉस थीटा का मान होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसा आ गया। उसी तरह से कॉस थीटा का मान 0, जो कि 90 बैठा रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और साइन थीटा का मान 1 मतलब माइनस है। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखिए, तुरंत आंसर। इसको घटाइएगा तो मुझे बताइए a स्क्वायर आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो रूट ओवर 2a स्क्वायर। अब आप आंसर देख लो, आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जब भी यूज करना हो इस त्रिकोणमिति फंक्शन में, तो 90 ले लेना। 90 क्यों लिए, बिकॉज साइन कॉस का क्वेश्चन है। ऐसे तो 30 लेंगे तो भी आंसर आएगा, 60 लेंगे 45, लेकिन इसमें जल्दी बनता है। चलिए खैर, आपको दोनों मेथड समझ में आया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सवाल है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। आपको पता है इन दोनों को घटाना है, तो अगर आपको घटाना है तो 2a, कुछ कमजोर स्टूडेंट उनके लिए लिखना पड़ेगा। घटाना है, घटाने के लिए माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इनको घटाना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये a आ रहा है, माइनस यहाँ का और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। बस इस मैथ का कहानी खत्म होने वाला है। ये 3a आ रहा, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, ये 4a आ रहा यानी 16a स्क्वायर। तो मुझे आप बताओ कितना आ गया, 25a स्क्वायर। 25 मतलब 5 और ये a, तो आंसर क्या आ गया 5।
यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट उपाय क्या सोच सकते हो, सब में a है, a का मान 1 मान लें, ठीक है। 0 नहीं मान सकते क्योंकि ऑब्वियसली 0 आंसर आ जाएगा, सब पे आ जाएगा। तो a का मान अगर 1 मानिएगा तो कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, 2 1, 2 इंटू 1 हुआ ना। यहाँ पे कितना बनेगा, -1 बनेगा तो यार -1, और यहाँ कितना बनेगा, -3। बना के देखिए इस मैथ को, x1 माइनस x2 करेंगे तो √2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 25, 25 का आंसर 5। अब एक ही में 5 है और a का मान 1 माने हैं, तो यहाँ बैठाइएगा तो आंसर 5 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आराम से बन रहा। तो दोनों उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो आपको पसंद है यूज करिएगा। इसके बाद है हमारे पास ये कहानी। इस कहानी को कैसे हम लोग करेंगे ये देखिए। सबसे पहले कंसेप्चुअल मेथड आप देखो कैसे बनने वाला है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा जगह लगेगा तो हम कोशिश करते हैं कि एडजस्टमेंट हो सके। पहले अपने को पता है दोस्तों, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं कि दोनों में a कॉमन है। तो आप मुझे बताओ, a कॉमन ले लेते हैं, t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, और आपको पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। कॉमन आके तो ऐसे ही होगा ना, प्लस अब आपको पता है कि इसको भी घटाना है, तो इस वाले में घटाना है, तो 2a कॉमन आ रहा, तो क्यों नहीं पहले ही 2a कॉमन ले लें, है ना। तो यहाँ पे देखो 2a, t1 माइनस t2, और ऑब्वियसली इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से, तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2, ये मैंने ब्रेक किया, और ये इसका स्क्वायर तो लगेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर आप करिएगा तो ये 4a स्क्वायर चला जाएगा, देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर, और ये t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर चला जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर, ठीक है। अभी हम रूट के अंदर ही रहने देते हैं, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ये मैंने लिया कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचेगा। तो यहाँ से तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अपने को बचा दोस्तों t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो प्लस अभी a स्क्वायर तो कॉमन आपने ले लिया, तो 4 बचेगा। अब अपने को पता है यार ये सब मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इनका तो रूट निकल जाएगा, तो a स्क्वायर का रूट a हो गया, और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर का रूट t1 माइनस t2 हो गया। और इसके बाद अंदर में चले जाइए तो इतना बच जा रहा, इतना प्लस 4। तो मेरे को लग रहा है कि आंसर आ गया, माफ कीजिएगा, बी नंबर होगा क्या। आप उल्टा तरह से भी ले सकते थे, तो बी नंबर में ही हम लगा देते हैं, ठीक है। बी नंबर सही आंसर। देखिए आप सोच रहे होंगे सर आपने तो t1 माइनस t2 लिया, तो देखो इसलिए t1 माइनस t2 आया क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज किया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या समझाया था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो मैंने ये लगाया, ये ऐसे लगा लेते तो आप मुझे बताइए आंसर निकल जाता ना, y2 माइनस y1 करते x2 माइनस s1। तो आप समझ चुके हैं भाई आंसर ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है सर, तो बताते हैं, हम बताएंगे नहीं, आप लोग ट्राई कर लेना। a का मान 1 ले लीजिएगा, और t1 का मान 1, फिर t2 का मान 2। आप इस पे ट्राई करके देख सकते हो, मे भी आना चाहिए, मैंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है, नहीं तो कुछ और रिप्लेसमेंट सोचना पड़ेगा। आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, 2-3 लाइन में मैथ बन जा रहा। आइए एक सवाल और है टाइप नंबर 1 पे।
बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 है। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। रूट ओवर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स को घटाएंगे प्लस वाई को घटाएंगे। तो आप मुझे बताओ, यही तो डिस्टेंस हो गया और इनके बीच का दूरी का मान ही तो 5 दिया है। ऐसे ऑप्शन से भी चेक हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये रूट उधर गया तो 5 का स्क्वायर 25। आंसर आने ही वाला है। 16 उधर कर दीजिए तो 25 में से 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल 3। इसी सवाल में कभी कभी देखिएगा एग्जाम में प्लस माइनस में भी आंसर दिया रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि आंसर क्या लगाना है। यहाँ प्लस माइनस में नहीं लिया, इसलिए 3 कर देना है। अगर ये प्लस माइनस में होता तो आपको आंसर प्लस माइनस 3 लिखना पड़ता। तो ये था टाइप नंबर 1। मुझे लगता तो है कि पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 का टाइटल आप देख रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अपने को पता है कि 3 पॉइंट है तो 3 तो कोऑर्डिनेट होगा, और इसका है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक जो अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये इंटर साइंस में पढ़ना होता है और वहीं से लिख रहे हैं। हो सकता है क्लास 10 में भी अभी का रिसेंटली है किताब में, तो कई लोग जानते होंगे। एक फॉर्मूला तो दोस्तों ये होता है x1/2 x1 y2 माइनस y3, उसके बाद रह जाएगा x2 y3 माइनस y1, और इसके बाद रह जाएगा x3 y1 माइनस y2। तो आपको अगर 3 बिंदु दी गई है और आपको पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप इस फॉर्मूला में मान रख के लगा सकते हो। अब इसमें स्टूडेंट के लिए दिक्कत है कि एक तो याद नहीं रह पाता है, और उसके बाद क्या है कि फिर देख देख के मान बैठाने में भी दिक्कत होता है। तो इससे बचने का एक तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, वो कैसे होगा अभी क्वेश्चन पे ही समझाएंगे। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर इसी से कैसे निकलेगा वो भी बताते हैं। काफी मेहनत है इसमें। देखो, अगर आपको 4 बिंदुएं दी गई है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो उसमें करना क्या होता है बेसिक तरीके में कि एक आपको डायगोनल मिलाना है, विकर्ण। अब 2 त्रिभुज बन रहा, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसी फॉर्मूला से, और इसका क्षेत्रफल इसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि काफी टाइम भी खर्चा होगा, प्लस 2-2 बार ये फॉर्मूला यूज करना, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो जब भी हम बताते हैं, ये भी जो मेरा है वो जो हम अभी बताने वाले हैं, बहुत साल पहले से हम बताते हैं, बहुत अच्छा है। मे भी यूट्यूब में कोई बता रहे हो नहीं बता रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन जनरली लोग यही सजेस्ट करते हैं। तो इसी का शॉर्टकट मैंने निकाला था काफ़ी सालों पहले। आइए आपसे परिचित कराते हैं। बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा है क्वेश्चन। अपने को पता है कि यार ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अगर आप वो फॉर्मूला से करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे वो पसंद नहीं है। तो आप वो फॉर्मूले में बैठा दीजिए, आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आपको सिखाते हैं एक बहुत ही शानदार मेथड। क्या करना है ध्यान से देखिए। पहला कोऑर्डिनेट कितना है बिंदु 2 और 3, तो आपको लिखना है 2 और आपको लिखना है 3। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है -1, और यहाँ पे लिखना है 0। थर्ड वाला पॉइंट क्या है 2 और -4। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि शुरू से लेके लास्ट तक जिस तरह से 3 पॉइंट था, तीनों को मैंने बैठाया। अब ट्रिक्स क्या कहता है जो मैंने बनाया हुआ है कि ऊपर वाला पॉइंट एक बार फिर से उतार दो। ये ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट फिर से उतार दो। अब ये ट्रिक्स जो मैंने बनाया, या मान के चले किसी और ने बनाया होगा, कोई मैजिक नहीं है। ये जो मैंने बैक साइड फॉर्मूला दिखाया ना, बस मैंने यहाँ मल्टीप्लाई को सर्च मारा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और इसी का निचोड़ ये ट्रिक्स है। अब देखिए करना क्या है। इतना लिखने के बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे? तो हाफ लिखना है। ये हाफ कंपलसरी है लिखना, ब्रैकेट लगाना। ये हाफ यही वाला हाफ है जो ये आप देख रहे हैं।
अब क्या करना है, अब देखो वो फॉर्मूला याद रखने का टेंशन खत्म। अब आपको करना है इस तरह से मल्टीप्लाई, जैसे हम एरो लगा रहे हैं, 2 गुना 0 करिए या 0 गुना 2 करिए। तो आपके लिए फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं 2 गुना 0। फिर आप इस तरह से, मतलब एक तरफ का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद बीच में हम हमेशा प्लस ही लिखेंगे, -1 गुना -4, कुछ कमजोर बच्चे के लिए लिख रहे हैं। फिर आपको लिखना है प्लस, फिर इधर का मल्टीप्लिकेशन 2 गुना 3, और इसको लगा दीजिएगा एक स्मॉल ब्रैकेट। यानी आप एक तरह का गुना पहले कर सकते हैं या कर लीजिएगा, आप चाहो तो इधर का भी गुना कर सकते हैं, जिधर मर्जी, है ना। बीच में क्या लगाना है दोस्तों, माइनस, और फिर ब्रैकेट चालू करिए। अब हम थोड़ा कलर बदलते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। अब आपको गुना इधर से करना है, तो क्या हो जाएगा, -1 गुना 3, उसके बाद बीच में हमेशा प्लस, उसके बाद कैसे गुना करना है, इधर से, यानी 0 गुना 2, फिर लगाना है प्लस, फिर कैसे करना है, इधर से, -4 गुना 2, और ये ब्रैकेट लगाया और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देख सकते हैं कितना आसान है, आपको कुछ याद तो करना ही नहीं है। पॉइंट उतार दो तीनों, चौथा पॉइंट चिपका दो, एक तरफ वाला गुना पहले कर लें, बीच में माइनस, दूसरा वाला गुना बाद में कर लें, समझ रहे। और ये गुना में ये वाला पोर्शन पहले भी लिखा जा सकता है, ये पोर्शन बाद में भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब कर लेते हैं सॉल्व। अब तो केवल कैलकुलेशन करना है अपने को। तो 1/2, और ये रहा ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 गुना 2 6, यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट, ये वाला देखो -3 आ जाएगा, यहाँ तो 0 आ जा रहा, प्लस माइनस माइनस यानी -8। थोड़ा सा हम इधर लेके आ जाते हैं शिफ्टिंग, 1/2 रहेगा, 6 4 10 हो गया। ये फर्स्ट टाइम बना रहे इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए -3 और -8, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -11। यहाँ पे 1/2, 10 का 10 लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आंसर आ गया 21/2, यानी 10.5, और मात्रक हिंदी में लिखा होगा, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो है नहीं। तो कितना इजीली, कितना कंफर्टेबली देखिए बन चुका है। आपको मतलब इसमें प्रेशर दिमाग में नहीं पड़ रहा कि कुछ याद रखना है, उसको देख के बैठाना, जैसा लिखना है लिख दीजिए, गुना करिए, माइनस करिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सर अगर मैंने इसको पहले लिख दिया होता, इसको बाद में लिख दिया होता, तो आंसर क्या आता वैसा? तो बिल्कुल आता। आप मुझे बताइए, अगर इसको पहले लिख दिया रहता तो -11 ऐसे पहले रहता, 1/2 तो रहेगा, बीच में माइनस आता, फिर क्या आता, 10 आता, तो -11 -10, तो मुझे आप बताओ बस आंसर किस में आता, माइनस में। और आप मुझे बताइए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो कभी माइनस में नहीं आएगा, है ना। तो जब भी ये माइनस में आएगा तो कुछ नहीं करना, माइनस को इग्नोर करिए, आंसर जो हो गया वही रहेगा। इसका प्रूफ के लिए बस इतना ही बोल पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें मॉड होता है, और मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस में बदल देता है, प्लस को माइनस में नहीं बदलता है, माइनस को प्लस में बदल देता है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने आसान सा सूत्र बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। आइए चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। एक सवाल मैंने वापस से लिया है। अब देखते हैं सीखने के बाद इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगता है। ये हो गया 5 और 2, और फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं। अब ये 1/2, अब हम क्या कर लेते हैं, इधर से गुना करते हैं, आपके लिए एरो लगाते हैं। अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस तो 25 हो गया, 3 गुना 2 6, 5 गुना -1 -5। देख रहे हैं हाथ कितना जल्दी दौड़ रहा। अब इधर से करेंगे -3, इधर से करेंगे प्लस माइनस -25, इधर से करेंगे -10। बस जोड़ घटाव बढ़िया से करते हैं। 25 6 31, 31 में से 5 गया, कितना हो गया 26। या नहीं तो ऐसे कर सकते थे, आसान पड़ता है। 5 6 में से 5 गया, एक 25 और एक 26। यहाँ पे देखिए सब माइनस में आ गया, तो कितना हो जाएगा 35 3 38, माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब हो गया 8 6 14, 3 2 5 और 1 6/2, आंसर 32। कहीं कैलकुलेशन अगर मेरे से गलती हो रहा तो वहां करेक्शन कर लीजिएगा। तो यानी एक बार मैंने टाइम थोड़ा लगाया और सीखने के बाद हाथ अपने आप दौड़ता चला जा रहा है।
आइए आगे चलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ विशेष रूप से यहाँ डिस्कशन करने की नौबत है। अगले सवाल को लेके आते हैं। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें आप दो चीज सीखेंगे, मध्य बिंदु भी निकालने सीखेंगे और आंसर भी निकालने सीखेंगे। सवाल पहले पढ़ते हैं। शीर्ष दिश वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक त्रिभुज पहले हम लोग बनाते हैं ताकि सवाल को समझ में आ सके। और ध्यान रखिएगा, ग्राफ में बनाएंगे तो अलग अलग जगह आएगा, तो हम रैंडमली किसी भी तरह से बना दे रहे हैं क्योंकि आपको मेथड समझाना है। ये देखो हो गया 0 - 1, ये हो गया 2 - 1 और ये हो गया 0 3। सवाल को फिर से पढ़िए। ये त्रिभुज के शीर्ष थे, इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब इनका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल आपको मांगा हुआ है। समझ रहे हैं? ये वाले का क्षेत्रफल मांगा। फिर से कह रहे हैं, ग्राफ में कहीं अलग अलग पोजीशन होगा, क्योंकि सवाल को सॉल्व करना है इसलिए ऐसा बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए इसका नाम मैंने PQR रखा, तो आपको पता है कि P का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, Q का निकालना पड़ेगा और R का निकालना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सीखते हैं कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर मान के चलिए ये मेरा A है और ये x1 y1 है और ये हमारा B है, ये x2 y2 है और इसके बीच में एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट हम x y मान लेते हैं। तो सपोज करिए ये बीच वाला का x और y पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, अगर आपको x निकालना है तो दोनों का x जोड़ के बट्टा 2, यानी x1 + x2 बट्टा 2 और y हो जाता है दोस्तों y1 + y2 बट्टा 2। तो इस मेथड से सिखाने का मतलब है कि आपको मध्य बिंदु निकालने आए तो भी आपको पता रहे। तो अब आप देखो कि P का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखिए, दोनों में x1 x2 क्या है, 2 + 0। पहला बार कर रहे हैं तो लिख देते हैं 2 + 0 बटा 2, कॉमा, और y वाला ये 1 + 3 बटा 2 होगा कि नहीं। तो 2 0 0 2 हो गया, 2 बटा 2 यानी यहाँ 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 बटा 2 यानी 2। क्लियर है यार, कोई समस्या नहीं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 0 + 0 0 0 बटा 2 यानी 0, -1 + 3 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, है ना, माइनस प्लस तो माइनस होता है, 2 बटा 2 यानी 1। R के पास आ जाते हैं। अब R के लिए देखो किसको जोड़ना पड़ेगा, 0 + 2 2, 2 बटा 2 यानी 1 और 1 - 1 मतलब 0, 0 बटा 2 यानी 1। अब तो सोचिए कि PQR का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 2 0 1 इतना लिख दीजिए। अगर मैंने लिखा 1 2 P लिख दिया मैंने, उसके बाद सपोज करिए मैंने लिख दिया Q का कोऑर्डिनेट 0 1, उसके बाद 1 0 और इसके बाद अगर आप लगाइएगा, इसको ब्लैक में ही कर लेते हैं दिखेगा ठीक, ये 1 2 फॉर्मूला लगाते हैं यार 1/2, यहीं पे बनाते हैं, इधर से गुना इधर से गुना इधर से गुना। अब मुंह जुबानी नहीं कर लीजिएगा, 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 0, 2 गुना 1 2, तो 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, बीच में होता है माइनस। अब इधर से करिए 2 गुना 0 0 ही होता है, 1 गुना 1 1 ही होता है, 1 गुना 0, तो इसका मतलब 1 बचा, 2 बटा 2 आंसर आ गया 1। बोलिए आसान लगा कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से जो मेथड सेलेक्ट करना था मेरे को, उसको मैंने बताया। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बाहर आ जाए तो ज्योमेट्रिकल मेथड भी चलेगा यहाँ पे। आई होप कि आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैंने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला बाय डिफॉल्ट तो हो जाएगा यार 0 - 1 2 1 0 3 और इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से एक बारी रिपीट मारते हैं, तो यहाँ से 1/2 हो गया, इधर से गुना करेंगे तो 0, 3 गुना 2 6 और ये वाला 0 यानी 6 आ जा रहा, माइनस
इधर से करते हैं तो -2, यहाँ से 0, यहाँ से 0, इसका मतलब -2। तो 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो गया 8, तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ 4 आ गया। तो ओरिजिनली हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, है ना। और अब हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री का प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की मध्य बिंदु से मिला के जो त्रिभुज बनता है उसमें ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर इसका निकालने दिया है तो पूरा वाला का 1/4 होगा, 1/4 करना तो 1 आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्री प्रिंसिपल से भी मैंने बता दिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बताया, क्योंकि मध्य बिंदु भी आपको सिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। अब ये भी सवाल बहुत ही सुंदर है, k का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में तीनों बिंदु का होना, ऐसे। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक ही लाइन में तीनों बिंदु होगा तो क्या इससे त्रिभुज बन पाएगा? बिंदु इधर उधर होगा तभी तो त्रिभुज बन पाएगा। अगर एक ही लाइन में त्रिभुज, माफ कीजिएगा, बिंदु होगा तो त्रिभुज थोड़ी बनेगा। और अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पक्का 0 होगा। तो इससे पता चला कि जब भी आपको संरेख बोला जाए क्वेश्चन पे तो तुरंत दिमाग को बोलिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब सपोज करो मेरे को इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। कैसे निकालना है? सेम मेथड, 7 - 2, 5 1 3 के। देखिए तीनों पॉइंट मैंने उतारा और फर्स्ट वाला फिर से रिपीट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ब्रैकेट के अंदर इधर से गुना 7, यहाँ से गुना और यहाँ से गुना। लिखते हैं, लिखना पड़ेगा इस बार। 7 × 1 7, आप भी देखते चलना। 5 × के 5 के प्लस 3 × -2, तो एक ही बार यहाँ पे -6 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट बंद करके माइनस। अब इधर से गुना करना है तो -5 × 2 -10, इधर से कर लेना है तो +3 और इधर से कर लेना है तो 7 के प्लस में आ रहा है। और आपको पता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संरेख कहा है। 2 मुझे बताइए क्रॉस जाकर तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना बच गया? 7 में से 6 गया तो 1 प्लस कितना 5 के। यहाँ थोड़ा अभी ब्रैकेट रखते हैं, -10 + 3 तो -7 हो जाएगा, प्लस 7 के और इतना बराबर 0। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, इतना बराबर 0। तो आप मुझे बताइए ये दोनों अगर घटेगा तो -2 के आएगा कि नहीं, है ना। 7 और 1 8 हो रहा और 8 प्लस में हो रहा, उधर जाएगा तो -8 होगा कि नहीं। तो माइनस माइनस कट गया और ये 2 से कट गया 4 बार में, तो k का मान आ गया 4। आसान था। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि k का मान अगर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये एक पॉइंट है और पॉइंट हमेशा प्लस या माइनस में हो सकता है। जैसे देखो k कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो माइनस आएगा तो माइनस लिखिएगा, प्लस आएगा तो प्लस लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान था सवाल। संरेख का मतलब ये समझ में आया होगा। एक बार सवाल आया था कि संरेख में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उसमें एक ऑप्शन था त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। आगे चलते हैं, शायद एक सवाल और ऐसा होगा। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क पे छोड़ देते हैं। अब तो मेरे को लगता है आप बना ही लीजिएगा, और आप लोग में से कई बच्चे हमेशा जवाब देते हैं, तो आपसे बहुत उम्मीद रहेगी। ठीक है, अगले सवाल के लेके आते हैं। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस वाले ट्रिक्स का अप्रोच का, ये ट्रिक्स नहीं है अप्रोच है, क्योंकि किसी भी भुज में लग जाता है। सबसे बेहतरीन चीज इसमें क्या है कि आप चतुर्भुज बनाए, पंचभुज बनाए, षटभुज बनाए, ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होगा। कैसे बताते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, पहले चारों पॉइंट प्यार से उतार दीजिए। ये मैंने उतारा और ये 2 3। आप मुझे बताइए त्रिभुज में क्या करते थे? तीनों पॉइंट उतार के ऊपर वाला फिर से कॉपी मारते थे। यहाँ पे भी वही काम करना, चारों पॉइंट उतारे और ऊपर वाला फिर से कॉपी। यही इसका सबसे मजेदार पहलू है।
आपको अलग से कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना। अब फॉर्मूला पे आते हैं 1/2। अब वही काम करिए, इधर से गुना तो माइनस माइनस देखो प्लस 20 हो गया, इधर से गुना माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, इधर से गुना तो यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पर देखो तो 2 - 2 यानी -4, ब्रैकेट खत्म। अब इधर से आइए, -3 गुना -2 प्लस 6, यहाँ पर आप मुझे बताइए -15, यहाँ पे मुझे बताइए -4, और इधर में आ जाएंगे तो -12। बस आपको कंसंट्रेशन लेवल अच्छा करिएगा, नहीं तो माइनस प्लस में गड़बड़ाने से भी आंसर नहीं मैच होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 4 घटा लेते हैं तो 5 आ जाएगा, 6 - 5 = 11 और 20 - 31। ये ब्रैकेट थोड़ा रखेंगे और देखिए पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं तो -15 -4 -19 2 21 10 31 यानी -31 आ रहा और +6 मतलब -25। अब अपने को पता है यार कि यहाँ पे 1/2 होगा और 31 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हमारे को चला गया 3 2 5 5 और 1 6, आंसर हमारे को आ जाएगा 28। तो शायद सेकंड अटेम्प्ट में बताने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब भविष्य के लिए आप रेडी कर चुके हैं अपने को कि अगर मान लीजिए पंचभुज दे दिया तो फिर अगर आप ये मेथड नहीं जानोगे तो चतुर्भुज में तो काम चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए पंचभुज में कहाँ कैसे मिलाते चलिएगा ऐसे करके, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका निकालो, इसका फिर जोड़िए तो कितना लेंदी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। और एक सवाल देखिए आपके लिए है, तो ये वाला भी आप लोग होमवर्क में लेना। एक सवाल मैंने बता दिया, एक आप लोग को बनाना है। तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है टाइप नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 में है ग्राफ एरिया। अब ये ग्राफ एरिया क्या है पहले समझते हैं, उसके बाद सवालों को देखते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी समीकरण आया, ये भी हम बहुत सालों से ये फॉर्मूला बता रहे हैं, अगर ऐसा लिख के आता है या ऐसा लिख के आता है, ठीक है, तो ये सोचिए एक लाइन का समीकरण के साथ साथ किसी एक्सिस के साथ जुड़ जाए तो किसी भी शेडेड एरिया को दिखाएगा। शेडेड एरिया क्या है कुछ देर के बाद हम बताने वाले हैं। तो जब भी इस तरह का समीकरण हो और आपको क्षेत्रफल पूछे तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है c²/2ab। याद रखिएगा, ये भी मोस्टली यूट्यूब में लोग नहीं बताते हैं, इसका मॉड है। मॉड का काम क्या होता है? माइनस को प्लस करना, प्लस प्लस ही रहेगा। तो जब भी ये रहेगा तो हमेशा याद करना ये है। अब रह गया बात कि आपको समझाना जरूरी है कि सर ये ग्राफ एरिया क्यों आपने लिखा हुआ है। तो सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया, क्योंकि ये जो लाइन है बहुत फेमस है। मैंने आपको बोला कि एक लाइन का समीकरण है 3x + 4y और ये x अक्ष और y अक्ष से घिरा है, से घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। 3x + 4y इतना, इस तरह से सवाल लिखा रह सकता है। हो सकता है कि दो लाइन हो, तो आप फॉर्मूला तो लगा दोगे, मुझे स्पेसिफिक रीजन बताना है कि ये एक्चुअली है क्या भाई, क्यों इसको मैंने ग्राफ एरिया नाम दिया है, क्यों छायांकित भाग इसमें बनेगा और कहाँ बनेगा। तो थोड़ा बचपन में आपको ले जाते हैं, जब आप स्कूल में 8-9 में ग्राफ बनाते थे उस दौर में। ये आपका देखो इक्वेशन है और x अक्ष y अक्ष तो रहता ही है, ये आपको पता ही है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते थे थोड़ा याद कराते हैं। देखिए अगर मैंने x को 0 मान लिया तो इस समीकरण में अगर x को हम लोगों ने 0 बैठा दिया तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 4y = 12, तो y कितना निकल जाएगा? 3। इसका मतलब मुझे बताइए एक पॉइंट क्या बना? 0 और 3। हमेशा याद रखिएगा जब भी पॉइंट लिखना हो तो x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, y 0 रखते हैं,
तो जैसे ही मैंने इस वाले समीकरण में y 0 रखा तो ये वाला 0 हो गया, तो बचा 3x बराबर 12, तो x कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा 4। तो इसका पॉइंट मुझे बताइए, जब लिखेंगे तो 0 4 नहीं लिखेंगे, x पहले लिखेंगे तो 4 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब मैंने बनाया ये ग्राफ, ठीक। अब आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, तो ये x का प्लस कोऑर्डिनेट है, तो सपोज करिए इसका मैक्सिमम पॉइंट 1 2 3 4, देखो मैक्सिमम 4 है, ऊपर में y का मैक्सिमम 3 तक गया, 1 2 3। तो सबसे पहले अगर मेरे को 0 3 ग्राफ में प्लॉट करना है तो 0 0 तो बीच में होता है, y की तरफ 3 में बढ़ते हैं तो एक बिंदु हम लगा देंगे यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को प्लॉट करना है तो 4 0, तो y का 0 तो यही होगा, x की तरफ 4 बढ़ना है तो ये वाला पॉइंट होगा। अब हम लोग यही करते थे कि दोनों पॉइंट को मिला देते थे। तो जैसे ही मैंने मिलाया उसके बाद देखिए लिखा हुआ x अक्ष, मतलब ये वाला लेना है, ठीक है। ये देखिए हम दिखा देते हैं, x अक्ष मतलब ये तो लेना ही है आपको। उसके बाद y अक्ष ये भी लेना है, तो x अक्ष y अक्ष और ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया उससे मुझे बताइए, यही तो साइडेड एरिया मिला ना, छायांकित भाग मतलब ये वाला जो घिरा हुआ भाग। तो ये भाग दिखने में कैसा दिख रहा है, देखिए त्रिभुज दिख रहा है। मतलब हम लोग फिर से टाइप नंबर 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालने सीख रहे हैं, बस अलग अंदाज में, अलग लाइंस के इक्वेशन में। वहां पॉइंट्स था, यहाँ इक्वेशन। तो इसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है ये मैंने बताया। तो सपोज करो मेरा यही क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए ये x में जो गुना है वो a कहलाएगा, y में जो गुना है वो b कहलाएगा, और जो ये कांस्टेंट नंबर है यही c कहलाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए c स्क्वायर है, यानी 12 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर करना है कभी स्क्वायर मत करिएगा, 2 बार लिखिएगा, इससे टाइम बचत होता है। 2 का 2 लिखते हैं, ये फॉर्मूला का 2 है। a मतलब मुझे बताइए 3 दिख रहा, b मतलब मुझे बताइए क्या दिख रहा, 4 दिख रहा। तो 4 गुना 3 12, 2 से कट गया 6, आंसर 6। मात्र 5 सेकंड का गेम है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड खुद को कर लो तो मात्र 2 से 3 सेकंड। अब इसको सर प्रूफ कैसे करें कि आपने सही बनाया, तो आइए बताते हैं। ये त्रिभुज मुझे बताइए कैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर आधार, वापस हम थोड़ा सा कलर बदलते हैं, आधार यही वाला है क्या जो ग्रीन कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितना है 4, तो ये 4 हो गया। ऊंचाई क्या यही वाला है क्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना है 3, तो मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो 2 से जैसे काटोगे तो आंसर मैच कर गया। तो रही बात कि सर कौन सा बढ़िया है, ऑब्वियसली नो डाउट 100% यही बढ़िया है। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, आपको फोटो बनाना पड़ेगा, फोटो बना के फिर जाना है, फिर ऐसा नहीं भी बना सकते हैं, ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो बन जाएगा। यहाँ तो किस्मत बढ़िया था कि बट्टा में एक्स वाई नहीं आया, कई बार आ जाता है। तो आशा करते हैं ग्राफ एरिया मतलब क्या है समझ में आया होगा। अब आइए ओरिजिनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मैंने देखो बता दिया, 3x + 4y = 12 द्वारा दोनों अक्ष, मतलब वही बोलता है x अक्ष और y अक्ष के अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। यहाँ एक्चुअली क्षेत्रफल कर लीजिएगा, लंबाई हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है 8x + 15y = 120, x अक्ष y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपने को पता है यार c²/2ab तो लगाना है। c मतलब ये कांस्टेंट, यानी 120 गुना 120 डिवाइड में 2। a का मतलब जो x में गुना होता है, b का मतलब जो y में गुना होता है। अगर आपको पहाड़ा पता है तो 15 गुना 8 120, 2 से सुंदर सा कट लिया और आंसर दे दिया मेरे को 60। आगे चलते हैं। एक भी % का दिक्कत नहीं आ रहा होगा और क्लास में मजा आ रहा होगा। अब आपके पास है 2 क्षेत्रफल, 4 रेखा, इतना 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 और इतना। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 कहाँ है, देखो एक ये, एक x अक्ष वाला लाइन होगा, एक y अक्ष वाला लाइन, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब 2 समीकरण रहे तब क्या करेंगे सर, पहले बनाने के पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम टाइम बर्बाद करेंगे ताकि आप कहीं अच्छे स्टूडेंट से भेंट हो तो उनको मुंह दिखाने के लायक रहें, है ना। बार बार हम कहते हैं कि सीखिए तो इतना बेहतर सीखिए कि बाहर वाले को कारण भी बता सकें।
तो मान के चलिए मैंने x का मान 0 रखा, तो y कितना आ जाएगा? तो x 0 15y बराबर बचेगा। अगर आप पहाड़ा जानते हैं तो 15 गुना 8 120। अगर मैंने y को 0 रखा तो y 0 तो 8x बराबर 120 होगा, तो x आ जाएगा 15 बार में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया दोस्तों? 0 और 8। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताइए? 15 और 0। आपको पता है x पहले लिखना, y बाद में लिखना। अच्छा, इस वाले का पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। क्या क्या होता है? y 0 रखने से 4 0 और ये 0 3। याद करिए, अभी कुछ देर पहले मैंने प्लॉट करने सिखाया था, है ना? कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब रह गई बात कि इसको हम ग्राफ में बनाते हैं। आपको हम बताएंगे कि क्यों आपको ये समझाया जा रहा है। बाकी अगली बार से थोड़ी इतना टेंशन लेंगे, ये कारण के लिए कर रहे हैं। मुझे बताइए x का मैक्सिमम मान कितना है? 15। तो मान के चलते हैं ये लास्ट वाला 15 है, तो 15 0 मुझे लगाना है। तो ये 15 0 मैंने यहाँ लगा दिया, ये 15 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, 0 8, तो मान लीजिए कि ये एकदम ऊपर में 8 है। 8 तो y की तरफ होगा ना। अब आप इसको मिला दो, ये वाला फोटो बन गया दोस्तों इसका और इसका, दोनों मिला करके। अब मेरे को 4 0 और 0 3 का फोटो बनाना है। तो 4 0 तो 15 से कम ही आएगा, तो यहाँ कहीं 4 0 होगा, और 0 3 तो यहाँ कहीं 0 3 होगा। अब आप मुझे बताइए इसको कैसे मिलेगा इसको। अब सवाल आप पढ़ लीजिए क्या बोला। 4 रेखा इतना इतना दोनों का मैंने बताया। x अक्ष दिख ही रहा कहाँ पे? y अक्ष से बने चतुर्भुज। तो मुझे समझाना था यार चतुर्भुज कहाँ बन रहा है। ये रहा, इसको छायांकित करते हैं, ये चतुर्भुज बना के नहीं मुझे बताइए, है ना? इसको आपको प्रूफ कराने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम बर्बाद किया ताकि आप हर चीज को जान पाए। अब रह गया सर कि इस वाले चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे कैसे? तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि ये बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल में, ये बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या ये नहीं बच जाएगा? समझ में आ रहा? यानी बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दो तो चतुर्भुज का आंसर आ जाएगा। मतलब सवाल को सॉल्व हम 10 सेकंड में भी करा सकते थे। इतना ड्रामा करने का जरूरत क्या था? आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छाई के लिए। आप कहीं गलत जगह में भेंट हो जाए, कहीं ज्यादा बच्चा जहां चालाक बनता है तो आप भी चालाक बन पाओ, इसके लिए। आइए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, इन सबको हटाते हैं। तो सबसे पहले इस वाले का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था ताजा 60, पिछला वाला इक्वेशन है, देखिए। इस वाले का क्षेत्रफल आपने निकाला था 6, दोनों को घटाइए 14। कितना देर लगा देख रहे हैं? हम फिर से नहीं किए क्योंकि निकला हुआ है। आगे चलें। 3 रेखा, ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ विच इज फॉर्म बाय 3 लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस। तो घुमा फिरा के यार वही सवाल है, फिर से दोनों का निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, इस वाले का तो 6 निकला हुआ है, इसका ही केवल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला c²/2ab, निकाल के घटा देंगे तो c मतलब यहाँ 40 है, बट्टा में 2, a मतलब 5, b मतलब 8, 8 गुना 5 40, ये 2 से 20। बड़ा में से छोटा हमेशा घटाइएगा, आंसर 14। अब तो हाथ एकदम भाग रहा है ना? हम लोग को नहीं भगाना पड़ रहा, हाथ और दिमाग एक साथ वर्क कर रहा है। जब ये एक साथ हाथ और दिमाग काम करना चालू करता है ना तो स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है ना? हमेशा याद रखना लाइफ में कि स्पीड बढ़ाया नहीं जा सकता है। बोलते हैं ना सर स्पीड कैसे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, जी नहीं, स्पीड कभी आप बढ़ा नहीं सकते हो, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और कब बढ़ेगा? जब आप कंसेप्ट अच्छा सीखें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इसको मैंने और एक जगह से उठाया, हर जगह से मैंने सवालों को लिया है भाई, किसी के पीडीएफ से, मेरे पीडीएफ से, नेट से सर्च मार करके। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। तो आप प्लीज इस इंग्लिश को मत पढ़िएगा, ये मैंने नेट से उठाया है और इंटर साइंस का सवाल था, इसको छोड़ दो। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग को नहीं सीखना है। फाइंड द एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन दिस, इसका मेरे को निकालना। अब ये मॉड का मतलब दोस्तों क्या होता है बताते हैं, पहले समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो मॉड x है
ये मॉड x का मतलब ध्यान रखिएगा प्लस x भी होता है माइनस x भी होता है, समझ रहे हैं। मॉड x का मतलब प्लस x भी होता है माइनस x भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी। तो हम क्या करते हैं, पहले x के सिलसिले में ब्रेक करते हैं। तो मैंने प्लस x लिखा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, एक बार माइनस x लिखा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। समझ में आ रहा। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लोग मॉड x को दो बार लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो y को भी तो लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, x को मॉड में रहने देते हैं, y को एक बार प्लस लिखते हैं, उसके बाद इसको मॉड में रहने देते हैं, y को माइनस लिखते हैं। तो इससे पता चला दोस्तों कि जैसे मैंने ब्रेक किया तो ये समीकरण 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल मांगा है, तो क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी का 4 बार डिवाइड हुआ है, तो टोटल निकालने के लिए चारों का जोड़ देंगे। या आप मुझे बताओ, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका, चारों का जोड़ दो, बात तो बराबर ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, c²/2ab। तो c मतलब तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, y का 1, तो 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 1/2। अब आप मुझे बताइए, हर समीकरण में यही आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मुझे बताइए 1/2 अगर एक समीकरण का है तो 4 समीकरण के लिए 4 बार जोड़िए या 4 से गुना करिए, तो 2 से कट गया तो आंसर 2। तो यहाँ पर बच्चा मिस्टेक अक्सर क्या कर सकता है कि वो 1/2 आंसर लिख देगा। आई होप आइडिया क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं आगे। मुझे लगता है टाइप 3 खत्म हो चुका है, टाइप 4 की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो टाइप 4 में आगे आते हैं। आप देखो 4 कीवर्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्लोप। स्लोप को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रवणता या ढाल। और सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और ये x2 y2, तो ढाल या प्रवणता या स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ढाल का ये पहला फॉर्मूला हो गया। ढाल मतलब क्या होता है ये भी कुछ देर में बताने वाले हैं। अगर सपोज करिए आपको थीटा पता हो, तो सेकंड फॉर्मूला ढाल का क्या होता है, तो ढाल का फॉर्मूला अगर थीटा पता है तो टेन थीटा होता है। ढाल का भाई 3 फॉर्मूला है ना, तीनों याद रखिएगा, तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ढाल का फॉर्मूला हो गया टेन थीटा। इसके बाद आ जाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी लाइन का समीकरण ऐसा है जो भी मैंने पढ़ाया, या ऐसा है, अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर ढाल का फॉर्मूला ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, माइनस एक्स का गुणक बट्टा y का गुणक। गुणक क्या होता है सर, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और गुणक फिर भी क्या होता है सर, जो x में गुना होता है उसी को गुणक कहते हैं, y में जो गुना होता है उसी को गुणक कहते हैं। अब बात आती है सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, अब ये ढाल एक्चुअली क्या होता है। तो मुझे बताइए, आप ढलाई पर कभी चढ़े हो, ढलान पर कभी चढ़े हो? चढ़ते हैं ना, साइकिल से, बाइक से, स्कूटी से, पैदल पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना ढलान पे, ठीक है, या उतरते समय हम लोग ढलान बोलते हैं। तो कोई भी लाइन कितने डिग्री पे झुका हुआ है उसी को ढाल कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा है, कोई भी लाइन कितने डिग्री पे झुका हुआ है उसी को ढाल कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, कोई समस्या नहीं। अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने एक पॉइंट दिया आपको और आपको मैंने बोला कि इसका ढाल निकाल के दिखाओ। तो ढाल को जनरली सूचित किया जाता है m से। आप m लिख सकते हो या ढाल लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। तो अपने को पता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ सोच रहे होंगे सर कि हम लोग क्या
y1 माइनस y2 नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा, ऊपर y का डिफरेंस नीचे x का डिफरेंस होना चाहिए। और एक बात का याद रखना है कि जिस दिशा में इसको घटाएं उसी दिशा में इसको, यानी अगर इसमें y2 लिखते हैं तो पहले x2। तो y2 कितना है दोस्तों? -5 माइनस, ये देखो माइनस फॉर्मूला का, y1 कितना है? तो -3। एक एक एग्जांपल सबका बता रहे हैं। फिर x2 आप देख सकते हो 3 है, माइनस x1 कितना है? तो 4 है। तो -5 माइनस माइनस प्लस, 3 में से 4 गया -1, तो ऊपर आ जाएगा -2 बटा -1, 1 कट गया तो 2। ये पहला का एग्जांपल हुआ। अब सपोज करिए थीटा का मान अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री और मेरे को कहता है इसका ढाल क्या होगा। तो m का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे थीटा के केस में? टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब 30। अब थोड़ा सा आपको कष्ट करना है, इसका मान याद रखना पड़ेगा 1/√3। कोई समस्या नहीं। अब चलते हैं आखिरी वाले पे। सपोज करिए मेरे को एक समीकरण आया -4x + 5y + 6 = 0 और मेरे को पूछता है कि इस लाइन का ढाल क्या होगा, यानी इसका स्लोप क्या होगा। तो इस वाले में फॉर्मूला मेरे को लगाना है ये वाला, -x का गुणक। तो माइनस हमेशा लिखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला का माइनस है। अब माइनस मैंने लिखा x का गुणक, तो मुझे बताइए x में गुना क्या है? 4 है, और 4 के आगे क्या दिख रहा? माइनस। तो गुणक में हमेशा याद करिए, प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस। तो x में गुणक है -4 और बट्टा में क्या हो जाएगा? y का गुणक। तो y में क्या गुना है? +5, तो यहाँ पे 5, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस आ गया 4/5। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंप्लीट कवरेज मैंने कराया, ढाल और स्लोप बेसिकली आपका क्या होता है। आगे चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने दोस्तों ढाल के बारे में पढ़ लिया है। 3 कंडीशन है, तीनों यूजफुल है। ज़्यादातर लास्ट वाला यूज होता है जो मैंने स्टार मार्क लगाया। अब चलते हैं आगे। अब इसके बारे में देखते हैं कहानी क्या है और इसके बारे में क्या है। ये दोनों एक्चुअली रिलेटेड है। सपोज करिए एक लाइन का समीकरण है ये, और इसका जो ढाल है वो है m1 या स्लोप जो है, और एक लाइन और है, यहाँ 1 सब जगह हम कर देते हैं, और ये दूसरा लाइन है, इसका जो ढाल है वो इसका है m2। अब हमारे पास 2 केस है। केस 1, ये मान के चलिए 2 लाइन है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, ये थोड़ा कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दोनों रेखा समांतर होगा तो दोस्तों याद रखना कि दोनों का ढाल बराबर होगा, मतलब दोनों एक ही पोजीशन पे झुका हुआ होगा या दोनों का ढाल इक्वल होगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर केस क्या कहता है? यदि दोनों रेखा लंब हो, एक दूसरे के लंब हो, यानी परपेंडिकुलर, सपोज ऐसा बोल दिया, तो हमेशा याद रखना कि इसमें कंडीशन लगाना है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट या ढाल का प्रोडक्ट -1, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें ढाल कैसे निकाले, तो अभी हमने ताजा सीखा था कि किस तरह से ढाल निकालते हैं, ठीक है। तो पैरेलल होने से, समांतर होने से दोनों का स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होने से दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अभी लास्ट वाला वर्ड है कॉन्करेंट या कॉन्करेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं संगामी, ठीक है। और संगामी का पहले मतलब क्या होता है उसको मेरे को बताना जरूरी है। संगामी का मतलब होता है कि एक ही बिंदु से बहुत सारी लाइनें निकलती है, या आप इसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं। जब बहुत सारी लाइनें एक ही बिंदु पर आके मिलती है तो उसको कहते हैं हम लोग संगामी, ठीक है। उसको हम लोग बेसिकली संगामी कहते हैं। आ रहा समझ में? कोई समस्या नहीं है। उल्टा भी बोल सकते हो, सीधा भी बोल सकते हो। अब रह गया कि सर इसका क्या कोई कंडीशन होता है?
कंडीशन तो होता है, लेकिन उसको हम क्वेश्चंस पे ही समझाएं तो ज़्यादा बेटर होने वाला। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 सवाल हैं। ये पहला सवाल बहुत ही शुद्ध, साफ सुथरा, क्लियर। कहता है कि इसका ढाल निकालें। आप क्या करना, जब भी ढाल निकालने बोलेगा तो सभी को इधर ले आइएगा, नहीं भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर 0। कभी कभी नहीं लाने से कुछ गलती लोग कर बैठते हैं। और अपने को पता है यार, इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणक, बस याद कराने के लिए एक बार कर रहे हैं। और बट्टा में क्या होता है, वाई का गुणक। तो माइनस फॉर्मूला का एक्स में क्या गुना है, 2, और 2 के आगे माइनस है, बट्टा वाई, वाई में क्या गुना है, 3। तो आंसर हो गया 2/3। कई बार एमटीएस में पहले ये सब सवाल आया हुआ है। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल पढ़ें क्या है। ठीक है, इस वाले समीकरण को हम थोड़ा चेंज करके सबको इधर लेके आ जाए। इतना बराबर 0 और इतना, माफ कीजिएगा, इतना बराबर 0। तो कहता है कि यदि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो k का मान निकालो। तो आपको याद है ना, दो रेखा समांतर होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो इसका स्लोप निकालिए। तो माइनस एक्स का गुणक डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ऊपर आप देख रहे हो -3, y का गुणक 2, दोनों समांतर है बोल के बराबर लिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का x का गुणक, तो x का गुणक है यार -k, बट्टा y का गुणक कितना, 4। ये माइनस माइनस मैंने काटा और ये माइनस माइनस मैंने काटा, अदरवाइज आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते थे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे 2k आ जाएगा और 4 गुना 3 12। आप 2 से नीचे भी काट सकते थे। k का मान 6, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेकंड में आंसर। 1 सेकंड में तो हम नहीं बोल सकते हैं, बहुत विद्वान लोग 1 सेकंड में बनाते हैं। उनका टाइटल रहता पलक झपकते आंसर। ठीक है, पलक झपकते तो यार नींद आ जाता है, आंसर कभी नहीं आता है, फिर भी लिखते हैं। विद्वान लोग हैं, बात मान ही लेते हैं लोग। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये देखिए संगामी वाला है, हम संगामी में लौटते हैं। इससे पहले एक परपेंडिकुलर वाला सवाल को करवाते हैं, ये वाला। यहां पर पहले समीकरण को कर लेते हैं एडजस्ट। आप देखो बार बार हम लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, आपको गलती से बचाने के लिए। नहीं भी लाइएगा तो वही रहेगा। तो आपको पता है कि एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब मुझे बताइए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में कंडीशन होता है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -a। तो फॉर्मूला लगाते हैं माइनस एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक देखो कुछ नहीं तो 1 यानी -a, बट्टा वाई का गुणक कुछ नहीं 1 यानी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई। इस वाले में आ जाता है माइनस एक्स का गुणक यानी -k, y का गुणक यानी 4, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो गया, -a। बोलिए समझ में आया? सिंपल सा तो है ना भाई, वही तो मैंने कर दिया। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो एक ही हो गया, माफ कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब तो मेरे को लग रहा मैथ बन चुका यार, k बराबर -4। ज्यादा सवाल मैंने नहीं लिया, क्यों बेकार में टाइम पास करें। ठीक है, यही कोई टीचर आते हैं 5 6 7 करवा रहे हैं, बच्चा भी बोलता है यार 45 मिनट 1 घंटा तो पढ़ाया। ठीक है, मेरा आदत वैसा नहीं है, एक सवाल में समझ में आ रहा, क्यों बेकार का इसको घसीटे। अब चलते हैं वापस से बैक में संगामी पे। देखिए 3 समीकरण दिया हुआ है और कहता है कि संगामी है। तो मुझे आप बताओ कि संगामी मतलब मैंने क्या सिखाया था। एक ही बिंदु पर बहुत सारी लाइन आके मिले, तो इसका मतलब 3 लाइन है तो तीनों एक ही बिंदु पर आके मिलता होगा। इससे एक बात पता चला कि तीनों में जो x और y का मान होगा वो भैया सेम होगा, तभी तो एक जगह आके मिलता होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोच है सोचने का। अब करेंगे तो करेंगे क्या सर, बताते हैं। आप मुझे बताइए, ये एक समीकरण दिख रहा और ये एक समीकरण में दिख रहा। कुछ नहीं करना दोस्तों, जब भी संगामी रहेगा इन दोनों से x और y का मान निकाल के इधर चिपका देने का। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही तो यही है, क्योंकि x y का मान सबके लिए सेम होगा। फिर आप बोलेंगे सर इसी से x y क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो यार k का मान अननोन है ना, इसमें नोन है, कांस्टेंट पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करना बाएं हाथ का काम है, आप लोग भी करना जानते हो। x + y = 5। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे को x निकालना है तो 2 से गुना कर दें, तो यहाँ से गुना यानी यहाँ से गुना,
तो इसका मतलब ये माइनस ये माइनस ये माइनस। आई होप ये सॉल्व करना जानते होंगे। कट गया। यहाँ 3y, यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं 2y, तो यहाँ पे y आ जाएगा। यहाँ 5 गुना 2 10, 12 में से 10 गया 2। इसका मतलब y का मान 2 आ गया, और आपको पता है कि x प्लस वाई 5 है, तो x प्लस 2 बराबर 5, तो y का मान, माफ कीजिएगा, x का मान 3। अब कुछ नहीं करना है, k का मान चाहिए, तो 4x प्लस 3y बराबर k है। जब x y यहाँ से इतना निकला तो यहाँ पे x और y का मान वही होगा। क्यों? क्योंकि संगामी बोलता है, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन में ही समझिए, ज़्यादा बेटर। x का मान 3, y का मान 2, k निकालना है। तो 4 गुना 3 12, 3 गुना 2 6, 12 और 6 18। आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप संगामी मतलब आप समझ गए होंगे। और एक सवाल है आपके लिए, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 4 तक ही रखते हैं। अच्छा, संपाति बोला हुआ है, एक संपाति, हाँ ये लास्ट, एक संपाति बता देते हैं भाई, ठीक है। संपाति मैंने टाइटल में नहीं लिखा था। संपाति को बोलते हैं कोइंसाइड। जैसे घड़ी में पढ़े थे ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना, तो संपाति का बहुत आसान सा ट्रिक्स बताते हैं। ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है। हमेशा संपाति बोलेगा तो दोनों का समीकरण सेम कर देना है, कांस्टेंट सेम, x सेम, y सेम, और सवाल वैसा रहेगा तभी संपाति होगा। तो आप कुछ ना करें, इसका कांस्टेंट सेम कर दीजिए। ये 22 है, यहाँ भी 22 लेके आना है, तो कितना से गुना करेंगे? 2। तो आपको पता है कि इधर भी 2 से गुना होगा। अब ये 2 से गुना करके हम लिख रहे हैं, 3 गुना 2 6x, 2 गुना 2 4y, 11 गुना 2 22। इसको मैंने लिखा। इसके नीचे ये वाला फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, kx 4y 22। ये मिल गया, ये मिल गया, तो पक्का ये भी मिलेगा, और ये मिलाने के लिए k की जगह 6 आ गया। इतना ही छोटा सा संपाति है, बेहद ही आसान, बहुत बहुत आसान, कोई इसमें समस्या नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे मैंने टाइप 5 भी सजा के रखा था, टाइप 5 तक आज मेरे को कराना था, लेकिन समय को देखते हुए चूंकि आज मेरे को रीजनिंग को भी आगे बढ़ाना है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास का फीडबैक देते रहिए। थैंक